मित्रों, एक बार फिर हाजिर हूं एक नई कहानी उसकी बीवी लेकर। यह कहानी मैंने अक्टूबर 2006 में लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूं कहानी उसकी बीवी। हमारे पड़ोसी का मकान बनकर तैयार है। हालांकि मैं और मेरा दिल जानता है इसके पूरा होते होते हमने कितनी मुसीबतें झेली हैं। पिछले पूरे वर्ष कभी मिट्टी लेकर ट्रक आ रहे हैं, तो कभी सड़क पर सीमेंट घुट रही है, तो कभी पत्थर तराशे जा रहे हैं। सारे दिन ठक ठक। अक्सर बबलू कहता था, मम्मी कब बनेगा ये मकान। जब भी पढ़ने बैठता हूँ ठक ठक शुरू हो जाती है। उसकी माँ हर बार प्रेम से यही समझाती, थोड़े दिन में बन जाएगा बेटा, तो मन लगाकर पढ़ो, कोई ठक ठक नहीं सुनाई देगी। जब हमारा मकान बना तब भी तो मोहल्ले वालों ने यह सब सहा होगा। शायद बबलू को यह बात समझ में आ गई है, पर मुझे नहीं। मुझे कांता का इतना सहिष्णु होना अच्छा नहीं लगता। अभी पड़ोसी आए नहीं, उसके पहले ही उनका प्रशंसा पुराण प्रारंभ हो गया। पहले नापतोल तो लें, वह कैसा है, उसकी बीवी कैसी है, बच्चे कैसे हैं। कांता रिश्तों की भूमिका मिलने से पहले बनाना प्रारंभ कर देती है। आदत है उसकी। मैं समझाता हूं तो वही घिसा पिटा उत्तर मिलता है, आपको अपने अलावा किसी की प्रशंसा सुहाती ही नहीं। मैं प्रत्युत्तर की सोचता हूं तब तक सर से चलकर कहीं और होती है। स्त्रियां प्रतिघात का मौका ही नहीं देती। मेरी बला से मैं क्यों इतना सोचूं। पड़ोसी आएंगे, खुद पता चल जाएगा। नाई जी बाल कितने कि काटू तब खुद देख लेना। हम सभी उनसे मिलने को उत्सुक हैं। यह मकान वर्ष भर मेहनत कर उसके साले ने बनाया है। वे तो बस चाबी लगाकर मुहूर्त करने आ रहे हैं। कितना भाग्यशाली है, भगवान ऐसा साला सबको दे। मेरा साला तो सांड की तरह घर में पड़ा रहता है। उसका बस चले तो मुझे हल में जोत दे, लेकिन कांता हर समय उसकी तारीफ करती रहती है। एक आध बार मैंने विरोध भी किया तो उसने सांड की बहन गाय की तरह तीखे सिंगों से वार किया। पहले अपने छोटे भाई को तो समझा लो, 30 वर्ष का हो गया है, अभी तक नौकरी नहीं चढ़ा, शहर में कोई लड़की तक नहीं देता। सींग खाकर ही मुझे समझ आया पत्नी से पंगा लेना उचित नहीं है। पड़ोसी के साले से मैंने जान लिया है कि नया पड़ोसी आयकर अधिकारी है। पहले बाबू था, अब प्रमोशन पर आ रहा है। उसकी इकलौती बहन का पति है एवं उनके एक ही बच्ची है, करीब करीब बबलू के उम्र की, यानी 9-10 वर्ष की। अगले सोमवार को मकान का वास्तु एवं गृह प्रवेश है। चलो कोई कैसा हो, एक निमंत्रण तो बना। इन दिनों कई दिनों से दावत पर नहीं गए, लेकिन ऐसा खड़ूस पड़ोसी भगवान किसी को न दिलाए। आज मंगलवार है, कल उनके मकान का वास्तु एवं गृह प्रवेश दोनों हो गया। कोई 200 लोग रात्रि भोज में थे, पर कुत्ते ने हमें नहीं बुलाया। कुल मिलाकर मुझे बात समझ में आ गई है, इससे किसी भी हालत में पटनी नहीं है। शायद उसने मुझे बहुत कम आंक लिया। अब चटनी बनाऊंगा तब समझ में आएगी। पूछे तो सही एक बार, दूध कहाँ से लेते हो, शाक तरकारी वाला कब आता है, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, अच्छी बाई कौन है, आदि आदि। अखबार वाले केबल वाले के बारे में तो जरूर पूछेगा। मैं तो सफा यही उत्तर दूंगा, मेरी जूती। तब उसका उतरा हुआ मुंह देखकर कैसा मजा आएगा। अरे जब तुम्हारे में इतनी भी तमीज नहीं कि गृह प्रवेश पर पड़ोसी को निमंत्रण देना चाहिए, तो हमें कौन सी गरज है, बैठा रहे अपने घर में। आयकर अधिकारी है तो रौब जमा व्यापारी एवं कर चोरों पर। यहाँ तो बैंक अधिकारी हैं, सरकार पहले TDS काटती है, फिर तनख्वाह देती है। रात कांता से मैंने दुख बांटा तो उसने यही कहा, न जाने दावत के नाम से तुम्हारी जीभ इतना क्यों लपलपाती है। इतना भी नहीं समझते, एक मोहल्ले वाले को बुलाते तो सबको बुलाना पड़ता। ले देकर झगड़ने पर तुले हो। भगवान ने सब कुछ दे दिया, पर बचपन की फकीरी अभी भी तुम्हारे मन की रेत पर सांप की तरह रेंगती रहती है। सरपिनी की तरह उसने तर्क का ऐसा फन मारा कि मेरे पास चुप रहने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। हमारे पड़ोसी को आए अब तक 20 रोज हो चुके थे। आज शाम ऑफिस से घर आया तो पड़ोसी का पूरा परिवार हमारे यहाँ बैठा था। शायद कांता ने निमंत्रण दे दिया होगा, या बबलू लपड़ चट्टी की तरह गुड़िया को घर लाया होगा। पीछे पीछे ये दोनों चले आए होंगे। यह भी हो सकता है कि खुद ही चले आए हों। दूसरों को निमंत्रण नहीं दे सकते तो क्या उनके घर चढ़ने तो जा सकते हैं। मुझे देखते ही दोनों मियाँ बीवी ने खड़े होकर नमस्ते किया। मैंने ब्रीफ केस दीवान पर रखकर उनकी ओर हाथ बढ़ाया। मेरे हथेली को मजबूती से थामते हुए वो बोली, आई एम पवन परमार एंड शी इज माई ब्यूटीफुल वाइफ निशी। फिर गुड़िया की ओर मुड़कर बोला, यह हमारी बेटी पूजा है। कितना बेतकल्लुफ था वो।
मैंने भी उसी अंदाज में परिचय देना चाहा। बिल्ली तो पहली बार में ही मार लेनी चाहिए, पर मानो वो मेरी नीयत पहचान गए। नीचे बैठते हुए बोले, आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है, कांता जी ने सब कुछ बता दिया है। आप आलोक माहेश्वरी हैं, बैंक में अधिकारी हैं, एम या आपका चुलबुला बेटा बबलू है। अपने शब्द गले में निगलते हुए मैं परमार दंपति के सामने पड़े सोफे पर कांता के पास बैठ गया। परिचय देने में भी कैसा उस्ताद था। कांता जी कहे जा रहा था, भाभी नहीं बोल सकता था। उसके परिचय का प्रतिकार करते हुए मेरी भी इच्छा हुई कि मैं उसकी पत्नी को निशी कहकर बात प्रारंभ करूं, पर बोलते बोलते मैं कुछ और ही बोल पड़ा। भाभी जी, अब तक तो आप एडजस्ट हो गए होंगे, किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो तकल्लुफ ना करें। मैं कुछ बोलता उसके पहले ही कांता बोल पड़ी, मैंने निशी जी को सबसे मिलवा दिया है। दूध, बाई, तरकारी, केबल आदि सब व्यवस्था हो गई है। जैसे किसी योद्धा के तुणीर से सारे तीर निकालकर किसी ने नाली में डाल दिए हो, मेरी दशा ठीक वैसी ही थी। सुनते ही मुंह लटक गया। कांता को हर बात की जल्दी है, इतना भी नहीं समझती इतना सरल एवं सुलभ होना अच्छा नहीं है। प्रबंधन के मूलभूत सिद्धांतों से उसका जरा भी वास्ता नहीं है। सहज में मिली किसी वस्तु अथवा सुविधा को लोग महत्वहीन समझते हैं। इन्हीं को अगर छका छका कर दो तो लोग एहसान मानते हैं। इस मुलाकात का दिलचस्प पहलू यह था कि जहां पवन परमार कोयले की तरह काले थे, उनकी पत्नी अनिंद्य सुंदरी थी। ऐसी खूबसूरत औरतें कम ही देखने को मिलती है। तनवंगी, तीखे नक्श, हल्की नीली आंखें, तिस पर धनुष की तरह तराशी भौहें, आई शेडो से चमकती पलकें, नाक में हीरो की नौचपिन, कानों में मोती के बूंदे तथा गुलाबी बोर्डर वाली चुनरी की साड़ी पहने वह किसी रूपसी से कम न थी। अच्छे कपड़े पहनना ही सब कुछ नहीं है, पहनने का सलीका भी काबिल तारीफ था। मैचिंग ब्लाउज, ऊंची हील की सैंडल, हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक एवं साड़ी पहनने का अंदाज सोने में सुहागे की तरह उसका रूप निखार रहा था। भगवान भी कमाल करता है, अक्सर हफ्सियों के पल्ले अप्सराओं को बांध देता है। हमारे विवाह के समय ऐसे चांद न जाने किन बादलों में छिपे थे। ऐसा नहीं कि कांता बदसूरत है, उसके भी अच्छे फीचर्स है, पर रंग गंवा हैं। पर हाँ, हमारी पड़ोसन तो कमाल की हैं। मैं मन ही मन मन्नत मांगने लगा, यूं ही दर्शन देते रहना देवी। सुबह से शाम तक किसी न किसी काम से आती जाती रहोगी तो मैं समझ लूंगा मुझे मंगला से शयन तक के देवी दर्शन हो गए हैं। आज मुझे भगवान पर भी कोफ्त आया। जब उस जमाने में मेरे जैसा तीखा बाका गोरा जवान मौजूद था तो उसने ऐसी सुंदरी को इस कल्लू के पल्ले क्यों बांधा। 2 जोड़ियां खराब कर दी। श्याम रंग शायद ईश्वर को ज्यादा ही पसंद है। कृष्ण अवतार के समय इसीलिए उसने इसी रंग का चयन किया। अगला अवतार उसका दक्षिणी अफ्रीका में तय है। बबलू अपने कमरे में पूजा के साथ खेलने लगा था। शाम गहरी होने लगी तो मैंने औपचारिकता पवन जी से कहा, पवन जी पहली बार आए हो, डिनर लेकर जाना। मुझे पूरा विश्वास था इतना जल्दी कोई हाँ नहीं कहता। उनका उत्तर सुनकर तो मैं हैरान हो गया। कांता जी ने आपके आने के पहले ही यह करार कर लिया है। मेरा बस चलता तो अपना मुंह कोलतार से पोत लेता। इंप्रेशन जमाना कोई कांता से सीखे, हर बार आगे निकल जाती है। लेकिन मेरा सारा दुख इस सोच से पिघल गया कि इस बहाने इसकी सुंदर पत्नी से बतियाएंगे। डिनर के दरमियान मैंने ऐसी कई कोशिशें की, पर कांता हर बात में, हर काम में पहल करती। मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। रात कांता डबल बेड पर आई तब कितनी प्रसन्न थी। क्यों न हो, अब पड़ोसन जो मिल गई पति की बुराई करने को। वर्षों घर में कुटती रही, अब मौका मिला है। सब कुछ कहेगी उससे। ये घर का काम जरा भी नहीं करते। घर का तो दूर, बाजार का सारा सामान, यहाँ तक कि इनके चड्डी बनियान तक मैं ही खरीदती हूँ। इन्हें तो इनकी साइज तक का पता नहीं। जब देखो दार्शनिक की तरह दीवारों में झांकते रहते हैं, जैसे इनके पुरखे इनमें सोना गाड़ गए हों। शादी में इनकी माँ ने मुझे फकत 5 तोला सोना दिया था। वो तो मेरे पापा है जिनकी वजह से लाज ढक रही हूँ। मम्मी ने पूरा 50 तोला सोना दिया था। इस पर अकड़ यह कि हमने मांगा कुछ नहीं। अरे ठुकराया भी तो कुछ नहीं। यह भी कह सकती यह अपनी हैकड़ी में ईमानदार रहते हैं। मुझे तो कई बार कहते रहते हैं, काश मैं भी बेईमान होता तो हमारे पास भी अच्छी कार बंगला होता। इस बात को तो जरूर कहेगी कि एक पुरानी कार के लिए एक व्यापारी से इनकी सौदेबाजी पिछले 20 दिन से चल रही है। वह 1.5 लाख कह रहा है और ये 1। दोनों की बातों से उसने निष्कर्ष निकाल लिया है कि इस जन्म में यह फटीचर दुपहिया पर ही घुमाएगा। एकाएक मैं चौंका। नाइट गाउन पहने कांता की रश्मिनी अंगुलियां मेरी छाती पर यूं चल रही थी जैसे कोई भेड़े चराने वाला गडरिया जंगल का चप्पा चप्पा जानता हो। स्त्रियों के हाव भाव ही तो उनकी प्रणय चेष्टाएं हैं।
प्रणयातुर स्त्री का अंग अंग वाचाल होता है। आज प्रसन्न होने से वह खिली खिली भी थी। मैं अनायास ही निशी जी के मुखचंद्र से कांता की तुलना करने लगा था। कितनी सुंदर, कितनी कमसिन है निशी जी। अभी भी वक्षों में कैसा उभार है, कैसी उज्जवल हंसी है, मानो शस्त्र जूही के फूल एक साथ बिखर गए हो। औरत का रूप पुरुष को कैसा उन्माद देता है। बुद्धिमान और बात बात में तर्क करने वाली औरतें तो कागज के फूल जैसी लगती है। रूप की मदिरा से तृप्त होकर ही पुरुष के मन की स्त्री मर सकती है। जिनके खूबसूरत बीवियां नहीं होती, वे मर्द सारी उम्र तांका झाकी करते हैं। नए पड़ोसी अच्छे हैं ना? कांता के इस वाक्य को सुनकर मेरे सारे वर्तुल बिखर गए। मैं कहना तो यही चाहता था कि पवन जी मस्त आदमी हैं, पर मुंह से छूट गया। पड़ोसन बहुत खूबसूरत है। इंसान का अवचेतन मन पानी में तैरते उस बर्फ खंड की तरह होता है, जिसका 3/4 हिस्सा पानी के नीचे होता है। 1/4 चेतन मन प्रेरा हुआ सा अवचेतन मन का अनुगामी बनने को बाध्य है। कांता को मेरी बात एक चुनौती सी लगी। मेरे ओठों के पास अपने उष्ण ओठ लाते हुए बोली, दिल मत दे देना, जान से मार दूंगी। स्त्री के पॉजिटिव वाक्य पुरुष की कामाग्नि में घी का कार्य करते हैं। मैं उसकी ओर यूं बढ़ा जैसे वेग से समुद्र की ओर आती हुई नदी को अपने में समाहित करने के पूर्व समुद्र उसे लहरों का आदरदान देता है। सच में नदी समुद्र में समा गई थी। अहंकारी समुद्र ने उसे खुद में समाहित करने के पूर्व कितना शोर मचाया। अब कहीं एक गहरा मौन घट गया था। दूसरे दिन बगीचे में पानी देते समय मुझे उस सुंदरी के मंगला दर्शन हुए। मैं लगभग चीखा, अरे निशी जी, कैसी हो? वह कुछ उत्तर देती, तभी ड्राइंग रूम से निकलकर पवन जी ऐसे आए जैसे राहु चंद्रमा को निकलने के लिए तेजी से बढ़ता है। वेरी गुड सर, आपके यहां से आने के बाद हम तो निश्चिंत होकर सो गए। अच्छा पड़ोसी हो तभी तो न चैन की बंसी बजती है। पवन जी बाहर आते हुए बोले, यह बात मुझ पर भी तो लागू होती है। मैंने नहले पर दहला दिया। इसका प्रत्युत्तर पवन जी के पास कहां था। खड़े खड़े ही बोले, आओ चाय का लुत्फ लेते हैं। मैं कुछ कहता उसके पहले ही निशी जी बोली, संकोच मत करो, पवन चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। इस बात ने मेरे मन के पाल के लिए वायु का कार्य किया। तुरंत फुरत काम समेटकर मैं वहां पहुंच गया। पवन जी एक्सक्यूज मी कहकर चाय बनाने चले गए। मैं निशी जी के पास ही पड़े एक मोड़े पर बैठ गया। सुंदरी के मंगला दर्शन का इससे अच्छा अवसर भला कब मिलता। आपके गले में मोतियों का यह हार कितना अच्छा लगता है। मैंने प्रशंसा का पहला तीर फेंका। मुझे मालूम है, स्त्री चाहे जड़ हो या विद्वान, प्रशंसा की कायल होती है। यह तो नकली है, इन्होंने सुहागरात के दिन मुंह दिखाई में दिया था। कहते कहते वह जोर से हंस पड़ी। मैंने मन ही मन सोचा, यह फकीर और दे ही क्या सकता था। निशी जी की आगे की बात सुनकर मैं चौंका। कुल 5 तोला सोना इनकी मां ने विवाह के समय दिया था। वो तो भला हो पापा का, जिन्होंने पूरे 50 तोला देकर मेरी लाज रखी, वरना यह तो मुंह दिखाने लायक नहीं रखते। तिस पर हैंकड़ी है कि हमने दहेज नहीं मांगा। अरे दहेज का विरोध नहीं करना भी तो दहेज लेना ही है। मैं हैरान रह गया। कहा मैं ये सब कांता के लिए सोच रहा था, लेकिन इसने तो सचमुच उगल दिया। कांता के बारे में तो मैं मात्र ऐसा सोचता हूं। अब तक किसी ने मुझे यह नहीं कहा कि वो मेरी शिकायत करती है। अब तक पवन जी चाय बनाकर ले आए थे। अदरक, तुलसी एवं मसालों की मोहक सुगंध से भरे चाय के कप को मैंने ओठों से लगाया तो कहे बिना नहीं रह सका, पवन जी चाय बनाना कोई आपसे सीखे। वे उत्तर देते उसके पहले ही निशी जी बोली, शादी हुई तब इनको नाक साफ करना भी नहीं आता था। चाय बनाना तक मैंने सिखाया है। दिन भर में एक चाय ही तो बनाते हैं। घर का सारा किराना, कपड़े एवं अन्य सामान मैं ही खरीदती हूँ। यह तो ऑफिस की फाइलें तक घर ले आते हैं। इनकी बीवी तो ये फाइलें ही हैं। तिस पर ईमानदारी का तमगा और पहन रखा है। मेरे भाग में तो हरिश्चंद्र की औलादी लिखी थी। पापा ने तो सोचा बेटी राज करेगी, यहाँ कर्म ठोक रहे हैं। निशी जी की बातें मुझे उस स्याह बादल की तरह लगी जो चंद्रमा के रूप को ढक लेता है। रूप में अगर गुण का मेल ना हो तो रूप उस फूल की तरह है जिसमें कोई सुगंध नहीं। बातों का रुख पवन जी की ओर मोड़ते हुए मैंने कहा, आपको कार खड़ी करने में जरूर परेशानी होती होगी। आपका पार्किंग स्पेस बहुत छोटा है। नहीं, बहुत नहीं, थोड़ा प्रयास करने से पार्क हो जाती है, पवन जी ने उत्तर दिया। पापा ने पिछले वर्ष पूजा की वसगांठ पर दी थी इन्हें। इनके भरोसे तो जीवन दुपहिया पर ही चलता। दाल भात में मुसलचंद की तरह निशी जी ने एक बार फिर अवांछित उत्तर दिया।
निशी जी की अनर्गल बातों से उनके रूप का नशा मेरे जहन से क्षण भर में उतर गया। कांता इससे कितनी ऊंची, कितनी महान है, पुरुष का मन क्यों अतिक्रमण करता है। आपके पास कार नहीं है भाई साहब? निशी जी का एक और प्रश्न मेरे कानों में ऐसे उतरा जैसे किसी ने तप्त लोहा उड़ेल दिया हो। मेरी कुड़न अनायास सी फूट गई। गत 20 दिनों से एक व्यापारी से पुरानी गाड़ी खरीदने की बात चल रही है। वह 1.5 लाख से नीचे नहीं उतर रहा। मेरे पास जोड़ तोड़कर 1 लाख ही है। व्यापारी का क्या नाम है? पवन जी चाय पीते हुए बोले। अश्वनी कबाड़ी, मैंने उत्तर दिया। शायद पवन जी उसे जानते थे। कॉर्डलेस उनके हाथ में ही था। उन्होंने आनन फानन फोन घुमाया। आयकर अधिकारी का फोन सुनते ही उसके हाथ पांव फूल गए। मेरे ही सामने पवन जी ने उनसे कार की कीमत कम करने का अनुरोध किया। उसने तुरंत कीमत 1.25 लाख कर दी। दबा हुआ बनिया नींबू की तरह निचुड़ता है। फोन पर ही उन्होंने उसे कार घर पर लाने का निवेदन किया। मैं उनके एहसान से लबालब था। आभार प्रकट करता उसके पहले वे उठे, भीतर गए एवं कुछ देर में पुनः लौट आए। मोड़े पर बैठकर मुझे 25,000 का पैकेट थमाते हुए बोले, जब सहूलियत हो वापस कर देना। कुछ रुककर पुनः बोले, कार में हमें भी घुमाने तो ले जाओगे आलोक जी? क्षण भर के लिए मेरी जिह्वा को सन्निपात हो गया। उनके कोयले जैसे रंग में आज मुझे एक चमकता हुआ हीरा दिखाई दे रहा था। एक ऐसा आत्म प्रकाश जिसके प्रकट होते ही कुरूप भी रूपवान से अधिक सुंदर दिखाई देता है। घर आकर मैंने कांता का चेहरा अपने हाथों में लेकर यही कहा, हाउ ग्रेट यू आर कांता। दाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियां कनपटी पर रखकर वह खड़ी खड़ी हिलने लगी। मेरे शब्द सुनकर वह आश्चर्य में डूब गई। कुछ क्षण पश्चात संयत होकर बोली, आज आपकी तबीयत तो ठीक है? धन्यवाद।